फ्रिक्शन करने वाले हैं आज हम स्टार्ट। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? हमने पढ़ा था इट इज अ फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन। याद रखना वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मोशन को रोकता है ना कि मोशन को रोकता है। अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको रोकना चाहेगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। इसके दो टाइप्स भी होते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक को कभी कभी हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है अगर कभी भी कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में जाने के लिए है। अगर कोई भी बॉडी आराम से पड़ी हुई है लेकिन मुझे उसको मोशन में लेके आना है, देन द फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। और एक और बात ध्यान रखें, अगर ये बॉडी है, ये मास m है, इस पर कोई भी एक फोर्स लग रहा है F, सबसे पहले इस F को किससे ज्यादा होना होगा? इस स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ तब ये मूव कर पाएगी, वरना बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, ये ध्यान रखना होगा। एक और बात बताना चाहूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको Fs से डिनोट करेंगे और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कुछ ऐसे लिखी जाती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस तरीके से मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आऊं तुम लोगों के लिए कि हम 1.5 या 2 आवर्स में सारी चीजें सीख जाएं, जितना भी फ्रिक्शन के बारे में हो सकता है, इवन आगे आने वाले चैप्टर्स भी। समझ आया? स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फ्रिक्शन, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और उसको मोशन में लेके आना है तो मोशन से पहले कितना फ्रिक्शन लगेगा उस पे, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। एक और चीज इसके बारे में ध्यान रखो, एंड दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बताया होगा कभी इसका मतलब? सेल्फ एडजस्टिंग मतलब अगर कोई बॉडी 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा सकती है लेकिन मैंने उस पर 5 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? हाँ, अगर कोई बॉडी है मैंने उसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है 50। अभी फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5 ही। सेल्फ एडजस्टिंग है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही फ्रिक्शन लगता है। अगर मान लो मैं यहां पे 15 का फोर्स लगाता तो फ्रिक्शन कितना लगता? 15। और अगर देयर इज नो फोर्स एट ऑल, अभी कितना फ्रिक्शन लग रहा है इस पे? 0 फ्रिक्शन लग रहा है बेटे। और मैं किस फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं अभी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। चली थोड़ी है बॉडी, जैसे ही बॉडी मूव करना स्टार्ट होगी किसी सरफेस पे तो हम इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर हम मोशन से मोशन में रहना चाहते हैं देन इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। समझा? तो इसका एक छोटा सा ग्राफ भी होता है, सिंपल सा। अगर मान लो यहां पे मैं फोर्स को लिख रहा हूं और यहां पे है फ्रिक्शन, तो कुछ ऐसे होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे एंड देन इट डिक्रीजेस टू सम वैल्यू। तो ये जो हमारे पास पीक वैल्यू आई है, इसका मैंने नाम बताया, सबसे ज्यादा किसी बॉडी पे फ्रिक्शन लग सकता है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिखा। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। मतलब इससे पीछे क्या होगा? स्टैटिक। इसके आगे क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। एक और बात ध्यान रखेंगे, मैं सारी जितने भी बेसिक है यहां बता देता हूं, उसके बाद तो क्वेश्चन नहीं है इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें थ्योरी बताने की। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। और अगर मैं तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछूं स्टैटिक फ्रिक्शन की तो वो क्या होती है? एफ एस मैक्सिमम, जो कि होगी म्यू एस एन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या हमेशा इतनी होगी? अगर मैं तुमसे पूछूं फ्रिक्शन निकालो, क्या तुम म्यू एन लिख दोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें देखना होगा उस पर फोर्स कितना लग रहा है। पता लगे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 50, फोर्स लग रहा है 20, तो फ्रिक्शन कितना होगा? 20 ही तो होगा। सेल्फ एडजस्टिंग है। 50 कब लगेगा? जब फोर्स भी 50 लगे। और अगर मान लो फोर्स लग गया 51 तो क्या होगा? नहीं, फिर 50 नहीं लगेगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। फिर कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होगी। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स प्रिपेयर करके आया हूं जिससे हम समझेंगे ये सारी चीजें। ये समझ आया? दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग। बाय द वे, बार बार बोल रहा हूं, ये वर्ड ध्यान रखना। अपनी वैल्यू खुद ही चेंज कर सकता है, अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाह रही है। दूसरा, अगर हमसे कोई पूछे काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ तो वो फिक्स्ड होता है, म्यू के एन ऑलवेज। दिस इज अ कांस्टेंट, ये हमेशा सेम रहेगा, एक कांस्टेंट है। ये सारी स्लाइड का अगर तुम लोग नोट कर रहे हो तो जल्दी कर लेना बस, फिर क्वेश्चंस करते हैं।
चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रिक्शन का मतलब बेटे ध्यान रखना, एक फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, काफी सारी चीजों से समझ सकते हैं। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है। दो बॉडीज आपस में अगर रिलेटिव मोशन में होंगे और कॉन्टैक्ट में होगी तभी ये फोर्स लगेगा। इसका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे ग्रेविटेशन, जैसे mg जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में तीसरी बात एक और ध्यान रख लो कि इट इज इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स का तो मतलब ही होता है कि वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट लगते हैं। तुम किसी पे लगाओगे फोर्स, वो भी तुम पे लगाएगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। याद आया ऐसा कुछ? वैसे वाले फोर्सेस होते हैं। ये थोड़ी सी बातें थी इसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉक्स है, उस पर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है 0.8, स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है 0.8, काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.7, इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो बताओ फ्रिक्शन कितना होगा? तो जितने फोर्सेस पता उतने लगाते हैं। ऊपर कौन सा लगेगा? नॉर्मल। नीचे? ठीक है, बढ़िया बात है। और कोई फोर्स? इसके अलावा तो फ्रिक्शन ही लगेगा बस, और तो कोई नहीं लगने वाला। अब ध्यान से समझते हैं। नीचे mg का मतलब कितना होगा? 100 होना चाहिए। और ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल किसके इक्वल आ गया? 100 के। दैट मीन्स फ्रिक्शन आ जाएगा हमारे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, कौन से वाला यूज करें इसमें? अभी तो रुकी हुई है ना बॉडी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0.8 इंटू में नॉर्मल विच इज 100, तो आंसर कितना आ गया? 80। और किस डायरेक्शन में लगेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके उल्टी डायरेक्शन में। समझ आया? एंड दिस इज रोंग। अबे अभी तो इतनी देर से यही बता रहा हूं मैं तुम्हें। कितना फोर्स लग रहा है? 10। ये क्या है? अरे है क्या ये? 80। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इतना लगेगा क्या अभी? बस सिर्फ 10 ही लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पे कितनी है? ये है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये थोड़ी लगेगा अभी, 10 की ही रिक्वायरमेंट है तो 10 ही लगेगा फ्रिक्शन। समझ आया? बढ़िया बात थी बेटे। ये तो यार नेक्स्ट बताओ। यहां लग रहा है 70, 10, 0.6, 0.5। पहले ये देखो कि बॉडी चलेगी या नहीं। फ्रिक्शन निकालो पहले। फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी आएगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि कितना होता है? म्यू एस एन। म्यू एस कितना होगा? 0.6 और नॉर्मल कितना होगा? 100। तो आंसर कितना है? 60। तो बॉडी चलेगी तो है ना इस बार। मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 60 और फोर्स लग रहा है 70, इसका मतलब बॉडी चल जाएगी। नाउ इट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक लगेगा। मतलब इसका कोई काम नहीं है। ये किस काम आया? ये सिर्फ देखने के लिए काम आया कि ये बॉडी चल पाएगी या नहीं। चल जाएगी ये बॉडी। 60 से ज्यादा लग रहा फोर्स। दैट मीन्स फ्रिक्शन कौन सा कंसीडर करना होगा हमें इन दोनों में से? ये वाला बेटे, क्योंकि बॉडी चलना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ये दोनों, लेकिन कितनी सारी चीजें सीख गए। इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, जो कि लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, इज इक्वल टू ma। निकाल लेंगे यहां से एक्सेलरेशन। बस मेनली हमें यह देखना था कि बॉडी चल रही है या रुकी हुई है। यहां लग रहा है 100 और यहां लग रहा है 50। म्यू एस 0.6, म्यू के 0.5। बताना क्या आएगा? सबसे पहले हमें जानना है कि ये बॉडी मूव करेगी या नहीं। पहले ये बताओ। ना करी ना तो बहुत लगेंगे, मैं बता रहा हूं। दो ही ऑप्शन है। फोर्स कितना लग रहा है? 50 लग रहा है बेटे। 100 इधर है, 50 इधर है, तो आंसर 50। तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है 50, मतलब। और फ्रिक्शन कितना लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 60। समझ आया 60 कैसे आया? तो फ्रिक्शन लगेगा कितना? अगर तुमसे कोई फ्रिक्शन पूछ ले, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 50, विच इज नॉट सफिशिएंट फोर्स टू मूव द बॉडी। तो फ्रिक्शन भी लगेगा 50, और किस डायरेक्शन में लगेगा बस ये और पता लग जाए तो काम हो जाएगा।
तो ये जो तुमने 50 बताया ये किस डायरेक्शन में है? कौन सा ज्यादा है? 100। तो इधर की डायरेक्शन में होगा वो 50, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? इधर की डायरेक्शन। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 50। नेक्स्ट देखो 100 और 70। चुप होके बैठो है, नहीं पढ़ना हो तो भाग जाओ घर। 70 की जगह 10 है यहां पे, तो म्यू एस दिया हुआ है 0.8 और म्यू के दिया हुआ है 0.7। जरा बताओ एक्सेलरेशन इफ ब्लॉक मूव्स। अगर ब्लॉक मूव करेगा तो बताओ उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। पहले देखो कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 0.8 इंटू नॉर्मल विच इज 100, जो कि आ जाएगा 80। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है ये स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से, तो ब्लॉक मूव तो कर जाएगा, है ना। अगर मूव कर जाएगा तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो किसी काम का ही नहीं हुआ फिलहाल, हमें तो काइनेटिक चाहिए अगर मूव कर रहा तो क्या बनेगी इक्वेशन? आगे वाला फोर्स जो कि कितना आया नेट 90 माइनस पीछे वाला फोर्स जो कि कितना आएगा, पीछे वाला 70। समझ आया बेटे? 70 कहां से आया? इज इक्वल टू 10A। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये 70 कहां से आया तो यहां से, इस बार ये वाला फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, क्योंकि ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हो गया है, तो ये तो ब्लॉक ही नहीं मूव करेगा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन 0 आ गया। काइनेटिक तो आता ही तब है जब बॉडी मूव कर रही होगी। ठीक है, जो क्वेश्चन रह जाए ना बेटे बाद में स्लाइड्स में से नोट कर लेना, मेनली साथ साथ बना लिया करो, ये सारे करने वाले क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें यहां पे 20 है और एक ब्लॉक यहां पे है जिसका मास भी 20 है। फिलहाल के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी? नीचे की डायरेक्शन में 300, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, आगे की डायरेक्शन में टेंशन और फ्रिक्शन तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा 300 माइनस T इज इक्वल टू 30A और यहां से T इज इक्वल टू 20A। तो कितना आ गया ये? 300 इज इक्वल टू 50A और A कितना आ गया? 6। पहले ये देखो ब्लॉक मूव करेगा तो उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, इस पे ही लगेगा फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाएगा 0.8 इंटू नॉर्मल कितना आएगा? ऊपर नॉर्मल नीचे mg, तो आ जाएगा 200। 200 इंटू 0.8 कितना होता है? 160। यही आएगा। यहां कितना फोर्स लग रहा है? mg मतलब 200 और पीछे फ्रिक्शन कितना लगा पा रहा है ये? 160। तो मूव तो कर जाएगा ये। ऐसा नहीं होता बेटे। यहां कितना आ रहा है? नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इक्वेशंस बना के देख लेना। तो नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू ma, और दूसरी की इक्वेशन बन जाएगी आगे का फोर्स विच इज टेंशन माइनस पीछे इज इक्वल टू 20, जो कि बन रहा है 200 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 40A। बेटे कौन सी फ्रिक्शन लगाने वाले हो? काइनेटिक, क्योंकि चल रही है बॉडी, है ना, तो ये लेना फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू एन के लिए। तो 70 आएगा यहाँ पे, 70 नहीं 140, 140 आना चाहिए। समझ आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह इस बार काइनेटिक आएगा क्योंकि बॉडी चल रही है,
तो 0.7 इंटू में mg विच इज 200, तो 140 आ जाएगा। बाकी सॉल्व कर लेना। इससे नेक्स्ट वाला सोच पाए? देखो मूव कर रहा है या नहीं। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू तो ये है 80, और नीचे कितना लग रहा है? 100। तो फिर से मूव तो कर जाएगा, तो सेम इक्वेशंस लगा लेना। एक ब्लॉक है, ये 10, ये भी 10, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। तो बताओ ब्लॉक मूव करेगा या नहीं? सबसे पहले तो ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट्स की वैल्यू दी हुई है, म्यू के दिया हुआ है 0.7, म्यू एस दिया हुआ है 0.8। तो बताओ क्या होगा? चेक कर लेते हैं। म्यू एस एन, या फिर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 100, और म्यू एस की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू एस फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी म्यू एस विच इज 0.8 इंटू में कितना है ये? 100, तो कितना आ जाएगा? 80। ये कितना फोर्स लग रहा है? 100, मतलब यहां भी 100 फोर्स से खींच रहा होगा, यहां भी, ये तो सारे ही 100 हो गया, और ये भी 100 आ गया, दोनों साइड ही 100 फोर्स है, मतलब नेट फोर्स कितना आया? 0। तो इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, जितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, सारी कर लेते हैं। यहां पे लग रहा है 70 फोर्स, और यहां लग रहा है 100। अब बताओ क्या होगा? म्यू एस दिया हुआ है 0.8, म्यू के दिया हुआ है 0.7। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम। यहां फोर्स कितना है? 100, और यहां कितना लग रहा है? 70, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 30। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 80। चल पाएगा ये सच में? नहीं चल पाएगा बेटे। और ये बताओ कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? सेल्फ एडजस्टिंग है, डायरेक्शन भी एडजस्ट कर सकता है। यहां पे है 80, यहां है 70, सिर्फ 30 की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब 30 फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर की डायरेक्शन। मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता था? 80। इसका मतलब है 80 और 70 कितना होता है? 80 और 70 कितना होता है? 80 और 30 कितना होता है? 80 और 70 कितना होता है? 150। मैक्सिमम फोर्स यहां पे, मतलब इस ब्लॉक को हिलाने के लिए, पूरे सिस्टम को मैक्सिमम यहां पे फ्रिक्शन लग सकता था 80। तो बताओ ऐसा क्या करूं कि ये ब्लॉक चलने लग जाए? इस वाले के मास को बढ़ाना होगा। कितना करना होगा? मतलब टोटल जो mg है वो अगर 150 से ज्यादा आ गया तो ब्लॉक चल जाएंगे। तो अगर मैं पूछ लूं मैथमेटिकली व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दीज ब्लॉक्स, मिनिमम सबसे कम 150 ही है, समझ आया। लेकिन फिलहाल के लिए मूव नहीं करेगा, इस पर 30 का फ्रिक्शन लग रहा होगा। और फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है बेटे, अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। समझ आया यहां तक? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। इस पे लग रहा होगा, तो म्यू एस इंटू एन विच इज 100, जो कि आ जाएगा 60। सभी को समझ आया यहां तक? डिफरेंस यहां कितना फोर्स लग रहा है? 100, और यहां पे मतलब डिफरेंस कितना आया? 20 का। और इसको हिलाने के लिए 60 से ज्यादा लगाना चाहिए, कम से कम। मिनिमम वैल्यू मैथमेटिकली 60 होती है, बट लग तो सिर्फ 20 रहा है। और वो 20 किस डायरेक्शन में, वो भी तो बताओ। राइट या लेफ्ट? राइट साइड पे है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? लेफ्ट साइड पे। कितना? 20। तो अगर कोई फ्रिक्शन की वैल्यू पूछता हमसे तो हम 20 बता देते। सेल्फ एडजस्टिंग है, एडजस्ट कर सकता अपनी वैल्यू, सिर्फ 20 ही लग रहा होगा। समझ आया? हाँ, मैथमेटिकली वो मूव कर रही है, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर हमसे पूछेंगे मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दीज ब्लॉक्स, तो हम 60 बोल देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली हमें पता है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, 60 से 60.001 भी कर दोगे, ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो कराया ही हुआ है पहले काफी बार।
अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स है, 37 डिग्री पे लग रहा है, तो बताओ इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दिए हुए हैं, म्यू एस दिया हुआ है 0.2 और म्यू के दिया हुआ है 0.1। पहले ये चेक करना जरा कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं। कैसे करते थे इन टाइप के क्वेश्चंस को? कंपोनेंट्स में करो। 100 का इधर कितना आएगा? कॉस, तो 100 कॉस 37 और ऊपर की डायरेक्शन में 100 साइन 37। नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है mg, और एक फोर्स हो रहा है बेटे जो ऊपर लगेगा, नॉर्मल। मैं यहां बना रहा हूं। और भी कोई फोर्स बचा? फ्रिक्शन लगेगा ना, देखते हैं पहले फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। कौन सा फोर्स देखें जो फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए? ध्यान से सोच के। ये यहां थोड़ी लगता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो इधर लगता है ना, तो ये ज्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन से। पहले साइड में फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 0.2 इंटू में नॉर्मल कितना आएगा? ओए सोच समझ के बोलना इस बार। नॉर्मल कितना आएगा? यहां से निकालना पड़ेगा इस बार नॉर्मल, इस बार डायरेक्टली नहीं बता सकते तुम। 100 नॉर्मल इक्वल टू mg। ऊपर लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्सेस। ऊपर कितने? नॉर्मल प्लस और 100 साइन 37 3/5 इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। ये कितना आया? ये तो 60 आ गया। तो 100 माइनस 60 40, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 40 विच इज 8। क्या ब्लॉक मूव कर पाएगा? मेरे ख्याल से कर जाएगा ना। अबे 100 cos 37 बहुत ज्यादा होता है 8 से, है ना? कितना होता है 100 cos 37? 4/5 विच इज 80। 80 तो बहुत ज्यादा है, 8 से 10 गुना ज्यादा है। तो ब्लॉक मूव करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का काम खत्म। किस पे आएंगे अब हम? डायनेमिक पे। तो ये यूज करना है बेटे। तो फर्स्ट वाला किस लिए यूज होता है? ये म्यू एस एन, ये चेक करने के लिए कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। समझ आ रही है? तो क्या बन जाएगा यहां से? आगे वाले फोर्सेस विच इज 80 हमने निकाल लिया, माइनस पीछे वाला फोर्स विच इज फ्रिक्शन। कितनी आएगी फ्रिक्शन की वैल्यू? बताना जरा। कैसे निकालें? यही वाला फ्रिक्शन पुट कर दें 8 या फिर दूसरा कोई निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ना। म्यू के विच इज 0.1 और नॉर्मल कितना है? 40, जो कि कितना आ गया? 4 इज इक्वल टू MA 10A। बस ये आ गया यहां से। कितना आया? 7.6। देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें काफी सारी चीजें सीखने की। हमेशा बेटे एक बात ध्यान रखनी है, फिर से मैं बोल रहा हूं, कहीं लिखनी हो लिख भी सकते हो। ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होते हैं ना, ये ज्यादा होने चाहिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, एंड दैट इज इट। ये जो भी हमारे पास फोर्स था, ये इससे ज्यादा या इसके इक्वल होना चाहिए। मैंने बताया मैथमेटिकली इक्वल भी होगा तो बॉडी मूव कर जाएगी, फिर चल ही नहीं पाएगी। फिर एक्सेलरेशन ना निकालते बेटे, हम वहीं छोड़ देते हैं हम उसे कि बॉडी विल नॉट मूव। ठीक है? जैसे ये वाला करना, मैंने बताया कि बाकी सारे हमारे पास क्वेश्चंस ही हैं। 53 100 न्यूटन 10 किलो, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है 0.6 0.5, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। चुप होके करना है। कर बेटे। बेटे मैंने 0.6 दिया है, इसको 0.8 और 0.7 लेना। या कर लिया था? अभी नहीं किया था ना? 0.8 और 0.7, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय, देखना होगा कितना होगा इसमें नॉर्मल। अलग से ब्लॉक बना लो। ऊपर की तरफ लगेगा 100 साइन 53,
और नीचे की तरफ लगेगा 100 और एक ऊपर की तरफ और भी लगेगा विच इज नॉर्मल। तो यहां से नॉर्मल निकालो, ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। तो कितना आ गया n? 100 साइन 53, साइन 53 होता है 4/5, 4/5 का मतलब 80। तो 20 आ जाएगा। यही आया नॉर्मल। देखो फ्रिक्शन कितना आ गया फिर उस हिसाब से। इसका मतलब हम क्या चेक करने वाले हैं, जो आगे लगने वाला फोर्स होगा 100 cos 53 वो ज्यादा होना चाहिए 16 से। देखो आ रहा है 16 से ज्यादा, लग तो रहा है कि आ जाएगा, है ना। आगे लगने वाला फोर्स हो जाएगा 100 cos 53। cos 53 कितना होता है 3/5, 3/5 का मतलब 60। हाँ 60 तो है बड़ा 16 से। इसका मतलब बॉडी मूव करेगी। नेक्स्ट स्टेप तुम लोग करना, आगे लगने वाले फोर्सेस माइनस पीछे लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसा ही किया, इज इक्वल टू ma। कितना आया काइनेटिक फ्रिक्शन? 0.7 इंटू में नॉर्मल इक्वल टू ma, जो कि बन जाएगा 60 माइनस 14 इज इक्वल टू 10a। जो भी आंसर आएगा कितना आएगा 4.6, बिल्कुल सही। यही आ रहा है सभी का? ठीक है, मेरे को भरोसा है तुमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड दिस m डैश मिनिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस m डैश सो दैट m मूव्स। ये कैपिटल M चलने लग जाए तो बताओ स्मॉल m की सबसे कम वैल्यू कितनी होगी। m डैश को तो कितना ही कर दो, 500 किलो कर दो तो ऑब्वियसली नीचे गिर जाएगा। कम से कम कितनी होनी चाहिए ये बताना है। अभी अभी मैंने लॉजिक समझाया था बेटे। सबसे पहला काम, हम न्यूटन्स लॉ में है, वो पुली वाले क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, जितने फोर्सेस समझ आ रहे हैं सारे बना दो। बनाना जल्दी करो, सही कर रहे हो बेटे। जितने फोर्स समझ आ रहे हैं सारे बना दो। एटलीस्ट इस यहां कौन सा फोर्स बनाया, टेंशन, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल। अबे लगाते हैं अभी t sin थीटा भी। ये लो t यहां पे आ गया तो t cos थीटा, ऊपर आएगा t sin थीटा, एक आएगा ऊपर नॉर्मल और नीचे आएगा कैपिटल mg। क्या बनाए अब कंडीशन कि ब्लॉक चलना स्टार्ट हो जाए। मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड वो बतानी है m डैश की। हमें एक बात पता, हमें इन फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है, तो ऊपर उठाएंगे इसको, आगे चलाना हमें। तो आगे चलाने के लिए ये जो फोर्स है किससे ज्यादा होना चाहिए, दिमाग लगाओ। ये जो फोर्स है t cos थीटा किससे ज्यादा होना चाहिए। इतनी देर से हम क्या देख रहे हैं, स्टैटिक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक से या तो ज्यादा हो जाए और मिनिमम के लिए या उसके इक्वल हो जाए। इसका मतलब दिस t cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ब्लॉक को मूव कराने के लिए। इक्वल हो गया तब भी चल जाएगा मैथमेटिकली, ठीक है। करना ही आगे तो ग्रेटर देन का साइन हटा के इक्वल लिख लेना इसको नेक्स्ट स्टेप में फॉर मिनिमम वैल्यू। समझ आया क्या किया। इसको चलाने के लिए आगे का जो फोर्स है वो उसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल भी हो सकती है। जल्दी से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिखो। t cos थीटा इज इक्वल टू फॉर मिनिमम या टू जस्ट मूव द ब्लॉक। तो t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि होगा म्यू इंटू एन। एन कैसे निकालें, यहां से निकलेगा वो, तो क्या बनेगा, ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो यहां से n की वैल्यू आ रही है mg माइनस टी साइन थीटा। पुट कर दो। t
कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी माइनस टी साइन थीटा। इसमें कौन सा वेरिएबल है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं, थीटा वगैरह तो दिया हुआ ना। ऐसी कौन सी चीज है हमने मानी डायग्राम में? हमने माना टेंशन, है ना, तो यहां से टेंशन निकालनी होगी। लेकिन हमें चाहिए क्या था? एम डैश। कैसे निकालें एम डैश? अगर यहां लग रही है टेंशन तो यहां कौन सा फोर्स होगा? टेंशन ही, और नीचे एम डैश जी। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, यहां से निकालना टेंशन और वो इस फॉर्मूला में पुट कर देना, तो एम डैश आ जाएगा। कर लोगे इसे? टी कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एस एम जी माइनस म्यू एस टी साइन थीटा। टी वाली टर्म को इधर लेके जाना, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन, यहां पुट करके एम डैश आ जाएगा। समझ आया? मेनली हमें इस क्वेश्चन से समझने को मिला कि अगर कभी भी हमें देखना हो कि वो ब्लॉक जस्ट मूव कराना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर रख दो, क्योंकि अगर उससे ज्यादा हुआ तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ चले जाएंगे। जितने फोर्स समझ आ रहे हैं सारे लिखो। इस डायरेक्शन में कौन सा होता है? mg, मतलब 100। इस डायरेक्शन में mg cos 37, इधर होता है mg sin 37। पीछे की तरफ टेंशन, ऊपर नॉर्मल, यहां टेंशन, नीचे 100। ऐसा बना लिया था क्या? बढ़िया। तो ये आ जाएगा अपने पास। मान लेते हैं ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है, ये ऊपर गिर रहा है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा नीचे गिर रहा है, तो हमने मान लिया अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी दैट मीन्स ये गिर रहा होगा नीचे। ठीक है, तो अगर इसके लिए इक्वेशन लिखें तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10a। दूसरे के लिए इक्वेशन लिखें तो t माइनस 100 साइन 37 हो जाएगा 60 इक्वल टू 10a। तो ये आ जाएगा 40 इक्वल टू 20a, तो a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी का सेम आया था? बुरा ना मानना कर बेटे इतने, ठीक है, कि मैं बायो बायो बोलता हूँ बार बार, वो वैसे मेरे को ही नफरत है उससे। सेम टू यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। चलो भाई, गांधी जयंती मनाने वालों, हाँ, तुम्हें छुट्टी से मतलब है? ये वाला करा बेटे नेक्स्ट किसी ने? इसमें फ्रिक्शन भी है। पहले बताओ, ये ब्लॉक मूव भी करेगा या नहीं? होएगा ना? लगेगा तो बेटे, मूव करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा ना। पहले बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? इस बार सिर्फ म्यू ही दिया हुआ है तो चेक कर लेते हैं। म्यू इंटू एन, यहां पे लगेगा एन। नीचे की साइड क्या होता है? कॉस होता है, कॉस 37 विच इज 60 नहीं 80। यहां की डायरेक्शन में 60, ऊपर टेंशन। पहले चेक करके देखते हैं यहां कितना लग रहा है? 100। अब ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन को। कैसे पता करें कि ये ब्लॉक चलेगा या नहीं? पहले बताओ डिफरेंस कितना है दोनों का? 40। अगर तो ये 40 फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ तो ब्लॉक चलेगा। फ्रिक्शन निकाल रहे हैं बाय द वे अभी हम। और अगर ये 40 फ्रिक्शन से कम हुआ तो ब्लॉक रुका रहेगा। चेक करते हैं। म्यू कितना है? 0.5। एन कितना है? यहां से 80 इंटू 0.5 40। अब बिल्कुल ही एग्जैक्ट आ गया ना? चलेगा। हाँ, उस पॉइंट पे आ गया कि वो चल जाएगा। इट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। सबसे पहला काम बेटे हमारा होता है, देखो कि दोनों फोर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, मतलब कहने का यहां कितना फोर्स दिख रहा है? यहां पे, यहां mg होता है 200, तो यहां कितना आएगा? 200 साइन 37। ऐसे तो करा अभी पिछले में भी, यहां 200 होता है और उसका यहां mg कंपोनेंट आता है। 200 साइन 37 मतलब कितना हो गया? 200 इंटू 3/5 विच इज 120। समझ आया? और यहां
और कौन सा फोर्स? मेरे को तो नहीं लग रहा और कोई ऐसा फोर्स है जो कि इसको अपोज कर रहा होगा, इसको रोकने से जा रहा हो, फ्रिक्शन के अलावा इधर तो नहीं है कोई भी फोर्स। mg तो यहां लगेगा ना। इसका मतलब है जो भी फ्रिक्शन आएंगे 120 से कम होने चाहिए। अगर 120 से ज्यादा हुए तो फिर चलेगा नहीं। पहले यहां का फ्रिक्शन निकालना और फिर यहां का निकालना, देखना कितने आ रहे हैं फ्रिक्शंस। दोनों फ्रिक्शन निकालो बेटे। एक को मान लेते हैं F, एक को F डैश। जीरो 0.5 यहां लगता है नॉर्मल, नीचे की डायरेक्शन में होगा mg साइन थीटा, सॉरी कॉस। कितना आया? 0.5 इंटू में नॉर्मल, नॉर्मल आ रहा है 200 cos 37 विच इज 4/5, जो कि कितना हो जाएगा 160, या इसको 0.1 लिख दो। एट्टी आ रहा है ना। और ये वाला कितना आ रहा है फ्रिक्शन? ऊपर नॉर्मल, नीचे mg मतलब 100। तो यहां के नॉर्मल की वैल्यू तो सीधा ही आ गई, मतलब म्यू इंटू एन विच इज 20। टोटल फ्रिक्शन कितना लग रहा है जो रोक रहे होंगे इन बॉक्सेस को? 100 लग रहा है। और यहां कितना है? 120। तो बॉक्स चलेगा या नहीं? बिल्कुल चलेगा। बस अब तो एक्सेलरेशन लिख दो। देखो एक्सेलरेशन लिखने का ना एक इजी तरीका बताता हूं इन टाइप के क्वेश्चंस में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जो सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से चलेगा, वो फोर्स लिख दो। और कौन से अपोज करेंगे? एक ये फ्रिक्शन और एक दूसरा फ्रिक्शन, उनको माइनस में लिख दो। डिवाइड बाय टोटल मास कितना है, ऐसे करते हैं। जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक थी, छोटी सी, मैंने सोचा बता दूं। एक सपोर्टिंग वाला फोर्स, जितने भी सपोर्ट कर रहे होंगे वो पॉजिटिव, जितने इसको रोकने की कोशिश करेंगे वो नेगेटिव, डिवाइड में टोटल मास। नोटबुक के टॉप पे इसको अपने हिसाब से लिख लेना कि कैसे लिखा गया है। एक्सेलरेशन इक्वल टू सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। काफी काम आ जाती है ये ट्रिक, जो भी आएगा 2/3 डिवाइड बाय टोटल मास। यहां कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है u, टॉप पे जाके रुक जाएगा, और जैसे ही रुकेगा फिर अपने आप ही वापस आ जाएगा। समझ आ रही है? सबसे पहले हमने थोड़ी सी वेलोसिटी दी, ऊपर टॉप तक गया, फिर फिसल के वापस अपने आप आ जाएगा। मतलब अगर मैं ये वाली जर्नी की बात करूं तो इनिशियल कितनी है u, और फाइनल कितनी है 0। ठीक है, टाइम हमें निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज करें? फर्स्ट पार्ट करते हैं, बॉटम टू टॉप। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल 0 है। लेट अस से डिस्टेंस x है, बता नहीं रखा, हम खुद से मान रहे हैं। अच्छा, अगर ऊपर जाते हुए डिस्टेंस x है तो नीचे आते हुए कितना होगा? मतलब डिस्टेंस कितना होगा बेटे? x ही तो होगा, मतलब डिस्टेंस सेम रहेगा दोनों में। बताओ फर्स्ट पार्ट में कैसे निकालें टाइम? इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है हमारे पास, और तो कुछ नहीं है। कौन सी लगाएं? सेकंड लगाएं। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बन जाएगी क्या इससे बात? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से, टी स्क्वायर है इसमें भाई, ए तो निकालना पड़ेगा ना, थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएं तो क्या बात बन जाएगी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम ये इक्वेशन लगाते हैं तो v कितना है 0, u दिया हुआ है, a हमें निकालना है और t यहां से निकल जाएगा। लेट अस से t1। बस हमारा सारा काम आके रह गया कि a कैसे निकालें। मुश्किल नहीं है, जितने फोर्सेस समझ आ रहे हैं वो सारे लिखना। बेटे डायग्राम दोबारा बना लोगे तो अच्छी बात होगी, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है तो डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, फिर यहां से मैच कर लेना क्या तुमने भी यही फोर्सेस बनाए हैं। फ्रिक्शन भी है। अच्छा, अगर ब्लॉक ऊपर मूव करना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे ही लगेगा ना, तो नीचे की साइड एक फ्रिक्शन भी है। इस इक्वेशन को तो बाद में ही सॉल्व करेंगे, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। कितनी आएगी एक्सेलरेशन?
ब्लॉक चल कहाँ रहा है? ऊपर, और बाकी सारा कुछ नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब है दो फोर्सेस हैं नीचे। अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं तो एक फोर्स है mg साइन थीटा और दूसरा फोर्स है फ्रिक्शन। दोनों ही नीचे की तरफ लग रहे हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन, और n की वैल्यू भी डायग्राम से दिख रही है, mg cos थीटा। ये तो फोर्स आया ना, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। एम कॉमन लेके दोनों साइड से कैंसिल किया मैंने, और ए की वैल्यू आ गई है जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। मिल गई एक्सेलरेशन। क्या तुम लोग बता पाओगे ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हम कहां जा रहे हैं? ऊपर। एक्सेलरेशन कहां लग रही है? नीचे। दैट मीन्स हमें यार नेगेटिव लिखना चाहिए। तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस दिस एक्सेलरेशन। कर लिया। तो सेकंड पार्ट करो, जब ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है। इस बार ऊपर से हमने छोड़ा है उसे, तो देखो क्या होगा। तो इनिशियल 0 बिल्कुल सही है बेटे। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट काफी सारी चीजें सीख जाएंगे। नेक्स्ट टाइम कभी फ्रिक्शन रिवाइज करना हुआ ना तो ये देख लेना क्वेश्चन, और स्टार्टिंग के जो बेसिक क्वेश्चन कराए थे स्टैटिक फ्रिक्शन के। फर्स्ट पार्ट है बॉटम टू टॉप। अब जा रहे हैं हम टॉप टू बॉटम। पहला टाइम तो निकाल लिया। सभी को समझ आया बेटे क्या किया है हमने? हमें एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट थी, बाकी तो हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लिया। नोट भी कर लिया। सेकेंड पार्ट टॉप टू बॉटम। इक्वेशन कौन सी सही रहेगी इसमें? v इक्वल टू यू प्लस एट। वी नहीं पता। और लास्ट वाली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। शायद उससे भी बात नहीं बन पाएगी ना। सेकेंड ही बची घूम फिर के, क्योंकि लास्ट वाली में भी v आ जाएगा। हालांकि दिक्कत इसमें भी आएगी सेकंड में, बट झेल लेंगे हम। ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, नीचे की तरफ mg cos थीटा, इधर की तरफ लग रहा है mg sin थीटा। फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन कहां लगता है? अगर ये ब्लॉक जा रहा है नीचे तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। तो अगर एक्सेलरेशन निकालें तो नीचे जा रहा है, मतलब नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव, ऊपर का नेगेटिव, इज इक्वल टू एम ए। फिर से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू इंटू एन। और एन कितना दिख रहा है? पिछली बार की तरह एम जी कॉस थीटा। तो यहां से ए आ रहा है, पिछली बार से थोड़ा सा अलग है। किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आई है? पिछले वाले में ज्यादा आई थी, और वैसे भी वो रिटार्डेशन थी, है ना। इसका मतलब है ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा टाइम लगेगा ऊपर जाने में एज कंपेयर टू नीचे आने में। मान लो ये सारा क्वेश्चन पूछा ही नहीं और सिंपल पूछ लिया तुमसे कि बताओ टाइम कब ज्यादा लगता है, ऊपर जाने में नीचे आने में? ऊपर जाने में। बहुत डिफिकल्ट, दो फोर्सेस को झेलना पड़ेगा हमें। यहां पे एक सपोर्टिंग आ गया और एक अपोजिंग आ गया। बस अब करो। कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे थे हम? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह हम x लिख रहे हैं, u तो इसमें 0 है, हाफ ए और t2 का स्क्वायर। हाँ, कोई बता सकता है इसमें मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों लिए? क्योंकि तो सपोर्टिंग है ना इस बार तो आ रहा है खुद से नीचे, सपोर्ट कर रहे हैं इसको जी साइन थीटा। बता सकते हो क्या दिक्कत आ गई हमारे आंसर में? यहां से आ गया T2 या फिर कुछ इशू आया? अबे वो तो चल रूट बना देंगे, x नहीं पता ना। पहली और तीसरी इक्वेशन भी नहीं लगा सकते, उसमें v नहीं पता। x कैसे निकालें? x निकल गया तो काम हो गया। इस वाले पार्ट से कुछ समझ आ रहा है x कैसे निकालें? v नहीं, पहली और तीसरी इक्वेशन लगा नहीं पाएंगे। जरा इस पार्ट में वापस चल के देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। इस वाले पार्ट में कोई इक्वेशन लगा सकते हैं इसके अलावा जो हमने लगाई है?
सेकंड पता क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि उसमें टी स्क्वायर आता है, नहीं झेल पाएंगे हम स्क्वायर को। अगर लास्ट इक्वेशन लगाएं तो कुछ फायदा होगा, चेक करते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। v इसमें 0 था, u स्क्वायर ऐसे ही रख देते हैं 2, a की वैल्यू हमें पता है माइनस g साइन थीटा प्लस म्यू g कॉस थीटा इंटू एक्स। कुछ फायदा हुआ इससे? x आ तो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? u स्क्वायर डिवाइड बाय 2 g साइन थीटा प्लस में म्यू g कॉस थीटा। मैंने पहले कहा था थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन उतना भी मुश्किल है नहीं। पहले से हमने टाइम तो निकाल ही लिया था और पहली वाली इंफॉर्मेशन से x भी मिल गया हमें। बस ये x यहां पुट करो और आंसर आ गया। कितना आया था? u स्क्वायर डिवाइड बाय 2 g साइन थीटा प्लस म्यू g कॉस थीटा इक्वल टू हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल। अगर तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो देखो ब्रैकेट्स ऑलमोस्ट सेम है ना? इसमें बीच में प्लस है, इसमें माइनस है, तो ये तो फॉर्मूला नहीं बन गया इसको इधर भेज के, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू T2 स्क्वायर, या फिर T2 हमारे पास बन जाएगा। T1 भी पता है, T2 भी पता है, दोनों को डिवाइड करना और आंसर आ जाएगा रेशियो ऑफ दीज 2 टाइम्स। यहां से T1 उठा ले, वहां से T2, और देखना कैंसिल भी हो जाएंगी काफी चीजें, है ना? यहां भी u स्क्वायर का बाहर आ जाएगा u, डिवाइड करने में यहां भी u पड़ा तो एक कैंसिल हो जाएगा। यहां भी g है, और मेरे ख्याल से जब तुम यहां से कॉमन लोगे ना, यहां से भी एक g कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। u और g तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन कोस ही बचेगा, हो जाएगा। एक दो टाइप के क्वेश्चन रह गए बस बेटे। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है एंगल ऑफ रिपोज। किसी को याद है वैसे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में? बताया गया था अगर मान लो कभी भी मेरे हाथ पे पेन पड़ा है, तो अभी तो नहीं फिसल रहा है, वैसे स्लाइड तो नहीं कर रहा, मैं अपने हाथ को ऊपर करता रहूं, व्हाट इज द मिनिमम एंगल, ज्यादा तो कितना भी कर दो, व्हाट इज द मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक या दिस पेन ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन? कितना मिनिमम एंगल करूं कि ये स्लाइड करके नीचे आ जाए, उसे एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, वही हमें निकालना है। तो मिनिमम एंगल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कम से कम कितना मैं बेंड कर दूं उसे कि वो नीचे आ जाए ब्लॉक। अभी बताया था बेटे, मिनिमम कंडीशन जब भी लगानी होती है तो नीचे वाला फोर्स जो भी नीचे लग रहा होगा किसके इक्वल कर दो, यहां होता है mg साइन थीटा। ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, ये कम से कम कितना होना चाहिए? अभी कुछ देर पहले बताया था। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कितना लग सकता है? स्टैटिक फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, उसकी जो मैक्सिमम पार्ट है उसके इक्वल अगर ये हो गया तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। समझ आ रही है? इसका मतलब है नीचे लगने वाला फोर्स है mg साइन थीटा, यहां फोर्स होगा mg cos थीटा, यहां होगा mg, ऊपर नॉर्मल। सो अगर हमसे कभी भी आज के बाद पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड एंगल ऑफ रिपोज के लिए, तो हमें पता है सबसे कम वैल्यू के लिए ये mg साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू एस इंटू एन। सबसे ज्यादा वैल्यू इतनी होती है, बाकी तो सेल्फ एडजस्टिंग है, अपनी डायरेक्शन भी बदल सकता है और अपनी वैल्यू भी। स्टैटिक फ्रिक्शन ये हो गया। कभी कभी एक अलग टर्म भी यूज की जाती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऊपर अगर लग रहा है नॉर्मल, आगे लग रहा है कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन। लेकिन हमसे अगर पूछ लिया गया कि जरा इनका रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? अगर ये रहा हमारे पास
रिजल्टेंट कहां से पास होता है? कहीं बीच में। जो भी फोर्स ज्यादा होगा उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा ये। हमें अगर ये फ्रिक्शन F दिया हुआ है, यहां पे N है, हमें पता है कि हम इसको निकाल सकते हैं रूट में F² प्लस में N²। कल ही करा था एक क्वेश्चन ऐसा, तुम लोग जब शीट कर रहे थे न्यूटन्स लॉ की, तो उसमें आया था ना कि दो फोर्सेस है 8 और 6, दोनों राइट एंगल पे लग रहे हैं, तो यही फॉर्मूला लगाया था। बस वैसा ही है, लेकिन इस बार थोड़ी देर के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको नाम दे रहा हूं R। हमें पता है कि ये R इक्वल टू रूट में F² प्लस N² होगा, लेकिन ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किया जाता है कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। इसका मतलब है अगर मैं यहां से tan थीटा निकालता तो क्या बनता? अगर ये F है तो ये भी कितना हो जाता? F। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस कितनी है? N। कितना बन गया? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? μn डिवाइड बाय n। n से n कैंसिल हुआ तो μs क्या आ गया? tan। दोनों सेम ही नहीं लग रहे तुम लोगों को, ये भी और ये भी। इसका मतलब है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम ही बात होती है, इक्वली होते हैं एक दूसरे के। तो नेक्स्ट अपने पास है 2 ब्लॉक सिस्टम, जिसमें हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है और एक सरफेस पे है। वी विल एज्यूम कि ये सरफेस का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट 0 है और ये ब्लॉक के बीच में लेट अस से 0.4 का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दिया हुआ है। इसका मास मान लेते हैं हमारे पास कुछ भी रैंडम नंबर मान लेते हैं 10 और इसका 20। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर हमें कंडीशन निकालनी होगी कि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर जाएं, तो साथ में मूव करने की कंडीशन है कि ये चिपके रहें, और चिपके रहने की कोई भी फिसलना नहीं है इनके बीच में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकते हैं। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्रॉस कर दी भाई, फिर तो फिसल जाएंगे दोनों ब्लॉक्स। इसका मतलब है अगर मैं देखूं मैक्सिमम फ्रिक्शन या मैक्सिमम फोर्स जो ये झेल सकता है, इसके चलने पे, लेटर से इस पे मैंने कोई फोर्स लगाया, इसके चलने पे इस पे जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन के कारण दोनों साथ चलना चाहेंगे, मैक्सिमम फोर्स जो ये झेल सकता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, विच इज 0.4 इंटू 10 विच इज 40। अगर फोर्स इतना झेल सकता है तो एक्सेलरेशन कितनी झेल सकता है? तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी ऑफ दिस ब्लॉक, जो ये झेल पाएगा तो वो हो जाएगी फोर्स डिवाइड बाय फोर्स जो ये झेल सकता है मैक्सिमम डिवाइड बाय इसकी मास, तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा अगर इसकी एक्सेलरेशन हुई तो भाई फिर गलत बात हो जाएगी। गलत बात इन द सेंस कि ये मूव कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा ऑन दिस। तो अगर हमसे कोई आज के बाद पूछ ले व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर, अगर साथ साथ इनको चलना है तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन। मिनिमम तो हो सकती है इससे कम। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड, और कॉमन एक्सेलरेशन हमें पता लग गई। इसका मतलब है अगर ये 2 ब्लॉक को मैं एक ही ब्लॉक मान लेता थोड़ी देर के लिए, जिसका मास है 30 kg, अगर इसका मास है 30 kg और ये चल रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बता सकते हो कितना फोर्स लगाया जा सकता है इस सिस्टम पे ताकि एक साथ मूव करें। फिर से बताना चाहूंगा, अगर इनको मूव करना है एक साथ, दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुई तो भाई ये फिसल जाएंगे, आपस में फिसल जाएंगे, ठीक है, इस पे ज्यादा फोर्स लग जाएगा वरना। दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन। टोटल मास इसका आ गया है 30 और एक्सेलरेशन हमें पता है, तो हमारे पास फोर्स निकालना जा सकता है 120। अगर फोर्स 120 या 120 से कम हुआ तो दे विल मूव टुगेदर, साथ साथ चल रहे होंगे। और अगर फोर्स की वैल्यू 120 से ज्यादा हुई तो अपर वल या स्लाइडिंग हो जाएगी। इसमें यहां पे हमें देखने को मिलेगी स्लाइडिंग, इस चीज का ध्यान रखना होगा, समझा? जैसे एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगर मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, फिर से 10 ही ले लेते हैं, यहां कोई फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, यहां है 0.4। अभी भी अगर मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा कि भाई बताना मुझे जरा, अगर इन दोनों को मूव कराना है साथ तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले निकालो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि फिर से हमें दिखाई दे रही है म्यू इंटू एन, विच इज 40 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो इस पर लग सकता है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसमें फोर्स लग रहा है 100, पूरे सिस्टम पे अगर हम देखें तो फोर्स लग रहा है 100। एक मिनट, अगर इस पे
फोर्स लग रहा है 100 इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास कितना है 30 इनटू में एक्सेलरेशन, है ना। तो यहां से एक्सेलरेशन कितनी आ गई 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 10/3 क्या है? ये 10/3 है इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगा है, इस ब्लॉक के मूव करने की वजह से इसे भी एक्सेलरेशन मिली है पीछे की तरफ, सूडो एक्सेलरेशन की तरफ भी मान सकते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट भी ला सकते हैं हम यहां पे, बट मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला हूं फिलहाल के लिए। अगर ये ब्लॉक नीचे वाला आगे चल रहा है, ये वाला पीछे चल रहा है, तो 10/3 एक्सेलरेशन विच इज 3.33, और ये एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी हमें? मैक्सिमम एक्सेलरेशन कॉमन हो सकती है, कॉमन मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये टुगेदर मूव करेंगे, दे विल मूव टुगेदर, एक साथ चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इस फोर्स के लगने की वजह से एक्सेलरेशन कम आ रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक पे देख लूं, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ठीक है एक्सेलरेशन तो कम आ रही है, मैक्सिमम इतनी आ सकती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है, एट द मोमेंट मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, इसका मतलब है अपनी वैल्यू एडजस्ट कर लेगा, सबसे ज्यादा 40 लग सकता है, इस समय कितना लग रहा है वो देखना है, तो वो भी निकाल देते हैं। पीछे फ्रिक्शन, आगे फोर्स, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इज इक्वल टू 20A इंटू 10/3। फोर्स की वैल्यू हमें पता है 100 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 200/3, जो भी आंसर आएगा वो निकाल लेना, समझा? ऐसे निकल जाएगा। इसका मतलब है इस बार फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लग रहा होगा भाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 40 है, यहां पे कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 200/3, जो कि आ जाएगी 100/3। इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा, मैक्सिमम 40 लग सकता है, यहां पे 33 पॉइंट समथिंग लग रहा होगा, समझा? तो 33 पॉइंट समथिंग लग रहा होगा इस पर फ्रिक्शन एट द मोमेंट, मैक्सिमम नहीं लग रहा है इस पे। लेकिन अगर इसकी जगह मैं बात करूं कि एक ब्लॉक है और उस पे फिर से यहां 20 यहां 10, इस बार 500 का फोर्स लगा दिया फॉर एग्जांपल मैंने, अब क्या होगा? अब सोचना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है हमें पता है 40, फिर से यहां पे अगर मैं 0.4 मान लूं तो ये 40 हो सकता है, इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है टॉलरेट कर पाएगा विच इज 4। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन झेल सकता था, लेकिन नीचे वाले में इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, 4 ये मैक्सिमम झेल सकता है, ठीक है। नीचे वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करना चाहूं तो इस बार कहानी कुछ अलग होगी, अलग का मतलब यहां लगेगा फ्रिक्शन, यहां लगेगा 500 न्यूटन। इस बार अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन अलग अलग आएगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है साथ चलने के लिए? 4। अब तो फिसल के गिर जाएगा ही, है ना। इसका मतलब है आगे वाला फोर्स माइनस में फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20A डैश। इस बार A डैश होगा यहां पे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 500, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लग सकता है 40 इज इक्वल टू 20A डैश। समझ आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल थी हमने निकाल ली है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 माइनस 40 विच इज 460 डिवाइड बाय 20, जो कि हो जाएगा A डैश। तो A डैश हमारे पास आ गया 23। नहीं विश्वास हो रहा ना ये आंसर पे? कोई बात नहीं। ऐसे मान लो कि ये पूरा का पूरा ना एक सिस्टम ही, अगर ये हमारे पास एक ब्लॉक है 20 का, ये 10 का, तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो कि आगे की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है और फोर्स इस पे लग रहा है 500 का। हमें पता है कि फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स, अभी मैंने बताया था। इसका मतलब अगर हम F इक्वल टू समेशन F इक्वल टू M में न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना चाहें तो वैसा आएगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स विच इज 500 प्लस में मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ऊपर वाले का होगा 4 इंटू 10, नीचे वाले का होगा 23 इंटू 20। करके देखें, 40 प्लस में 460 500 ही आ रहा है, सही आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है। इसका मतलब हम चेक भी कर सकते हैं इसको, फ्रिक्शन की बात नहीं होगी, इंटरनल फोर्सेस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जितना इस पे लगेगा उतना इस पे लगेगा। बट ये देखो ना खूबसूरत बात, दोनों सेम तो आ रहे हैं। इसका मतलब है मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस पे हो सकती है 4, उड़ जाएगा, उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन अलग होगी विच इज 23। नेक्स्ट हमारे पास एक वेरिएशन ये भी आ जाता है कि मान लो अगर नीचे वाले ब्लॉक की जगह ऊपर वाले पे फोर्स लग गया तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फिर से मैं एग्जांपल वही लूंगा, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू है 0.8,
या लेटस से 0.5, यहां है 10, यहां है 20, और इस बार फोर्स लग रहा है ऊपर वाले पे लेटस से सम फोर्स कैपिटल F। बताओ इनको साथ में मूव कराना है, एक ही केस करते हैं उससे सारी चीजें समझ जाएंगे, बाकी पिछली वाली ही चीजें हैं। अगर इनको साथ मूव कराना है तो क्या करना होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू पता है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लो, विच इज 0.5 इंटू 10 विच इज 50। अगर इस पे 50 का फोर्स लगता है, इनके बीच में 50 के फोर्स से कम फोर्स लगता है, और अगर मान लो हमसे पूछ लिया गया कि कितनी एक्सेलरेशन होगी नीचे वाले ब्लॉक की, या कॉमन एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, अगर हमसे वैसा कुछ पूछ लिया गया तो भाई फिर इस बार ध्यान से देखना, इस बार ये वाले ब्लॉक पे आ गई सारी की सारी कंडीशंस, है ना। ये वाला ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन झेल सकता है वो हमें निकालना है। तो बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ दिस 20 kg ब्लॉक विच इज इक्वल टू 50 मैक्सिमम फ्रिक्शन इतने साथ चलाए रखने के लिए डिवाइड बाय 20 विच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 20 kg ब्लॉक। तो फोर्स कितना लग सकता है मैक्सिमम, फिर से इसको एक सिस्टम मान लो, सिस्टम के अंदर 30 किलो फोर्स लग रहा है F, एक्सेलरेशन इसकी होनी चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होनी चाहिए 2.5, इससे ज्यादा नहीं हो सकती वरना ये स्लिपिंग हो जाएगी इनके बीच में, ठीक है। जिसमें फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन देख लिया करो। तो हमारे पास बच जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 30 इंटू 2.5, जो कि हो जाएगा 30 और 15 45, सॉरी ये हो जाएगा 75, 75। इसका मतलब है फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 75 होनी चाहिए टू मूव टुगेदर। बस इतना आज के बाद हमें ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें देखना होगा कि ये वाला ब्लॉक जिसमें फोर्स नहीं लग रहा है ये कितना फोर्स झेल सकता है ना। इनके बीच का फ्रिक्शन तो निकल गया, हमने पिछले वाले में देखा था ये कितना फोर्स झेल सकता है, इस बार देख रहे हैं ये कितना झेल सकता है। ये 75 झेल सकता है मैक्सिमम, या 75 से कम, इससे ज्यादा हुआ तो स्लिपिंग हो जाएगी, फिर से वही कंडीशंस लगा देंगे। अगर मान लो मैं इसमें 75 से ज्यादा फोर्स लगा देता तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, आगे की तरफ फ्रिक्शन, लेटर से हाँ आगे की तरफ फ्रिक्शन, ऊपर वाले ब्लॉक में पीछे की तरफ फ्रिक्शन, और आगे की तरफ फोर्स। दो इक्वेशन बनाएंगे, दो वेरिएबल होंगे, इसकी एक्सेलरेशन A होगी और इसकी A' होगी, निकाल लेंगे। अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो फिर वही न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर ये फ्रिक्शन का कुछ एक्स्ट्रा चीज इसमें हमें दिखाई नहीं दी, अगर हम 75 से ज्यादा चले जाएंगे तो। आई होप सारी चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।